नमस्कार मित्रों। तो अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हमारे पड़ोस में जो 20 करोड़ नालायकों, बेवकूफ़ों की, अहमकों की जन्नत है, वहाँ पर एक बड़े हिस्से पर टीटीपी ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है। मतलब सोचिए, पूरी गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने, सारी मिनिस्ट्री बना ली है, पूरा कैबिनेट, उनका कैबिनेट का विस्तार कर रखा है उन्होंने। सही है, ये तो ऐसी जगहों पे हो सकता है जहाँ आप लड़ झगड़ के, मार पीट करके, गला काट कर यदि आप देश बनाना चाहेंगे तो और क्या बनेगा? यही होगा, टुकड़े ही होंगे। आइए मेजर गौरव आर्या के साथ इसी टॉपिक पर कुछ और अपडेट सुनते हैं आगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों खबर आई है पाकिस्तान सिंध से कि सिंध हाई कोर्ट ने एक लड़की 14 साल की होगी, वो उसको भगा के ले गया कोई लड़का, और सिंध हाई कोर्ट ने बोला कि तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाओ। तो सिंध हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम करा। अब आप सोच रहे होंगे ये शो तो नेशनल सिक्योरिटी या जियो पॉलिटिक्स का है, फिर मैं एक लड़की है उसको वापस कर दिया। ये लड़की मुस्लिम थी और इसको वो जो उम्र में बड़ा लड़का था, कुछ प्रेशर लड़की से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। उसने, जाहिर सी बात है, उसने बोला मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोल दिया ऐसे कि आप चले जाओ अपने माँ बाप के पास। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने कभी किसी हिंदू लड़की को भेजा हो वापस घर अपने। 1000 से ज़्यादा हर साल, 1000 से ज़्यादा हर साल हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान के मौलवी मौलाना और पाकिस्तान की सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स की नज़रों के नीचे होता है, उनके आशीर्वाद से होता है, और कोई पूछने वाला नहीं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि ये लड़की मुसलमान थी और बाकी हिंदू लड़कियां हैं। ये भी हमारी बच्ची है, ये भी हमारी बहन है, और मेरी तरफ से और जितने भी व्यूअर्स हैं चाणक्य फोरम की तरफ से, उस बच्ची को बहुत बहुत आशीर्वाद कि अपने माँ बाप के पास पहुँच गई। हम बच्चों को कंपेयर नहीं कर रहे यहाँ पे, हम बच्चों को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहे। बच्चा हिंदू हो, मुसलमान हो, बच्चा फिर बच्चा होता है। वी आर नॉट कंपेयरिंग किड्स हियर एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वुड डू। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट की मुनाफकत देखिए, हिपोक्रेसी देखिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले और ये बताए साहब, इतनी हिंदू, इतनी सिख, इतनी ईसाई लड़कियों को किडनैप करा गया, उनका धर्म परिवर्तन करा गया, 1000 से ऊपर हर साल, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये वहाँ पे एक बिजनेस है एक किस्म का। लोग आते हैं, मौलवी मौलानाओं को पैसे देते हैं, मौलवी मौलाना वो मोटे पैसे पकड़ते हैं और फिर वहाँ पे बच्चों को वहाँ से उठा के उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। अनीता आयशा बन जाएगी या कुछ और उसको नाम दे दिया जाएगा, उसको कलमा पढ़ा दिया जाएगा। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हो रहा है। ये सिंध में ज़्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान के सिंध में ये बहुत हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर सिंध हाई कोर्ट को ये भी देखना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी मेन खबर पे। बात यह है कि 11 मिलिटेंट मारे गए पाकिस्तान में, और ये मेरे पास डॉन न्यूज़ का एक आर्टिकल है, और डॉन न्यूज़ का आर्टिकल ये कहता है कि ये लकी मरवत के एरिया में और डेरा इस्माइल खान के एरिया में, वजीरिस्तान इलाका, वहाँ पे 11 आतंकवादी मारे गए, और इनमें से कुछ होने वाले सुसाइड बॉम्बर्स थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक टीटीपी का कमांडर भी मारा गया है, और लोकल्स ने मिलकर और पुलिस के साथ लकी मरवत एक जगह वहाँ के पुलिस स्टेशन पर रिपल्स कर दिया अटैक। अच्छा देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। आतंकवाद को कोई सपोर्ट नहीं करता, हम भी सपोर्ट नहीं करते दोस्तों। ये आतंकवादी कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम लोग तो पूरा कंडेम करते हैं इसको, और हम कहते हैं बहुत बुरी चीज़ें, नहीं होना चाहिए। और अगर वापस आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया तो ये अच्छी बात है। ये पाकिस्तान में ही हो रहा है, ये अच्छी बात है। इनको पकड़ पकड़ के मारो। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ जो पाकिस्तान कर रहा है, और जो पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके मुंह पे एक बात बोलता हूँ, आपको कड़वी लगेगी मेरी बात। जो आप लोगों ने पैसे देके कार्रवाई करने का वादा करा है अमेरिका में, ये आप लोग कई बार पहले कर चुके हैं। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ पाकिस्तानी भाइयों में ना, सुन लेना मेरी बात। 1979 और 89 के बीच में आप लोगों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने पैसे लेके मदाखलत करी थी अफगानिस्तान में, ठीक है।
वॉर ऑन टेरर, जब 9/11 हुआ 9/11, उसके बाद आप लोगों ने पैसे लिए और उसके बाद आप लोगों ने इंटरफेरेंस करा। ये जो रेफ्यूजी आ रहे हैं अफगानिस्तान से, अपनी खुशी से नहीं आ रहे, ये आपके पाप हैं, आपके कुकर्म हैं, आपके गुनाह हैं, जिसकी वजह से उन बेचारों को भाग के आना पड़ रहा है। आपने वहाँ पे खाना जंगी का माहौल बना दिया। फिर आपने पैसे लिए अमेरिका से, कि $450 मिलियन, मैंने कल भी बोला था, $450 मिलियन जो आपने लिए हैं अमेरिका से, अब आप लोग वहाँ पे बमबारी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया की खबर सही है कि गलत है। आपका फॉरेन ऑफिस कहता है बिल्कुल गलत है, हम मान लेते हैं जो फॉरेन ऑफिस ने बोला है, ठीक है, हम फॉरेन ऑफिस की बात पे विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने पैसे पकड़े हैं, ये बात सही है, और अमेरिका ने आपको हरी झंडी दी है। अमेरिका ने अभी 4 दिन पहले ये बोला है कि पाकिस्तान इज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। किससे डिफेंड? इंडिया से। इंडिया का बॉर्डर तो शांत है। किससे डिफेंड? अफगानिस्तान से डिफेंड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से डिफेंड। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो ठिकाने हैं दहशतगर्दी के वो अफगानिस्तान में, तो जाहिर सी बात है अगर आपके F-16 टेक ऑफ करेंगे तो उनके 70-80% तो अटैक्स वहीं पे होंगे अफगानिस्तान में। और वो आइडेंटिफाई कौन करेगा? वो अमेरिकन आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो आप लोग अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका के मफाद की बात है, आपके मफाद की बात नहीं। आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज का दिन आप नोट करें, आज का दिन, और मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अफगान तालिबान के पास और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास कोई और ज़राए नहीं हैं। उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास कोई फाइटर जेट्स नहीं है। वो अपने खुदकुश हमलावर भेजेंगे, आत्मघाती बम, मानव बम, सुसाइड बॉम्बर्स, वो भेजेंगे पाकिस्तान के शहरों में। ये फिर से सिलसिला शुरू होगा। ये काम मत करिए, एंगेज करिए तालिबान के साथ, बातचीत करिए तालिबान के साथ, बातचीत से इसका हल निकालिए। अगर आपने खून खराबा करा अफगानिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ, अफगान खून खराबे के लिए ही जी रहे हैं, आज से नहीं 1000 साल से। उनका काम ही यही है। वो रात को 3 बजे आपके घर पे पहुंच जाएंगे दस्तक देने के लिए। वो ऐसे ख़तरनाक लोग हैं। और अभी जो चैन की आप लोग नींद सो रहे हैं ना, ख़ासतौर से पंजाब में, ये ख़त्म होने वाली है। अब आप ये मत बोलना कि इसमें भी मेजर का हाथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी चैन की रातों की नींद ख़त्म होने वाली है। जो आपकी फ़ौज और आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है और आपकी सरकार है, जो हरकतें कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट करा था IMF को कि आप आ जाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इसने डिक्लाइन कर दिया। जियो टीवी की न्यूज़ है, इसने डिक्लाइन कर दिया है कि टू अटेंड द क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, जो कि जिनेवा में होने वाली है। ये उसने बोला है कि 9 या 10 तारीख को IMF की बोर्ड मीटिंग्स हैं शेड्यूल्ड। ये क्रिस्टीना ने बोला है। और क्रिस्टलिना, माफ़ कीजिएगा, उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का ये कहना है कि साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस है मैं उसमें नहीं आ सकती, मैं वर्चुअली अटेंड करूंगी। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि अगर ये पर्सनली आ जाएगी, अगर ये खुद ब खुद आ जाएगी वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर IMF, तो पाकिस्तान के लिए तो खुदा आ गया। वहीं से डायरेक्टली भीख मांग लेंगे। अब इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भीख मांगनी पड़ेगी। वो थोड़ा दिक्कत होती है, वो पर्सनल टच नहीं होता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये नहीं पता लगता कि आपकी कमर कितनी झुकी और ज़मीन पे कितना आपने सजदा कर दिया उसके सामने। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना ही दिखता है ना, सामने से आप बैठे हैं कुर्सी टेबल पे, तो उस पर कितना आप भीख मांग लेंगे, कितना आप बैक कर लेंगे, कितना ग्रोवल कर लेंगे। दंडवत प्रणाम तो आमने सामने ही होता है। वो दंडवत करना चाहता था, ये उसने मना कर दिया, कह रही मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आऊँगी। इसने अनाउंस कर दिया कि वो आ रही। अब हो सकता है कि पाकिस्तानी इतनी भीख मांगे, इतना रिक्वेस्ट करें कि वो इरिटेशन में आ जाए जेनेवा। हो सकता है इरिटेशन में आ जाए जेनेवा। आई डोंट नो कि असली स्टोरी क्या है, लेकिन आज की तारीख में उसने मना कर दिया है। और पाकिस्तान में तबाही भी बहुत हुई है, राइट। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, असली में जो पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही हुई है, पाकिस्तान सच भी नहीं बोल रहा है इसमें। पाकिस्तान सच भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि वेस्ट ने करा है, वेस्ट ने करा है। ज़रूर ये बात सच है कि वेस्ट ने करा है, वेस्ट की वजह से पोल्यूशन फैला है, क्योंकि तरक्की सबसे ज़्यादा वेस्ट की हुई। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके बगल में चीन है, उसके बगल में चीन है और बगल में भारत है। और दोनों मुल्कों ने भी ज़बरदस्त तरक्की करी है। क्या भारत से पोल्यूशन नहीं होता? क्या चाइना से पोल्यूशन नहीं होता? चाइना से मांग नहीं सकता पैसे, भारत देगा नहीं। तो जो गोरे हैं, जो गलेबल हैं, जो बेवकूफ़ बन जाते हैं आराम से इनके आंसू देख के, तो उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमें पैसे दे दो। मैं बता रहा हूँ, ये जो बाढ़ आई है पाकिस्तान में, मुझे कहना नहीं चाहिए, गरीब आदमी तो पिस गया बुरी तरीके से। वो फांके से है, उसको कुछ नहीं पता कि अगला खाना मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। विस्थापित हो गए लोग, क्योंकि इतनी भयानक बाढ़ आई है वहाँ पे।
लेकिन पाकिस्तान का जो अशराफिया, जो पाकिस्तान का क्रीम है दोस्तों, उसकी तो लॉटरी खुल गई यार, उसकी लॉटरी खुल गई। अब देखो आतंकवाद हो गया पाकिस्तान में, उससे लॉटरी खुल गई अशराफिया की। मर कौन रहा है? कॉमन मैन, जो आम आदमी है पाकिस्तान। जब भी पाकिस्तानी आम आदमी मरता है, पिसता है, तो पाकिस्तानी अशराफिया की लॉटरी खुल जाती है। फिर इनके घर बन जाते हैं दुबई में, लंदन में, इनके बच्चों की फीस चली जाती है जो ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज में पढ़ते हैं। ये सब इनका ये धंधा चलता है, ये ड्रामा चलता है यहाँ पे। यू नो, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। अब ये भीख मांगेंगे, उनसे कुछ अरब डॉलर लेंगे, कोई भी इंटरनेशनल जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं वहाँ से लेंगे, मुल्कों से लेंगे कि जी बाढ़ में हमारे लोग मर गए। वो लोगों तक कभी नहीं पहुँचेगी। कुछ 10-20% पहुँच गई तो पहुँच गई, बाकी सब इनकी जेबों में। ये करते चले हैं। पहली बार थोड़ा ना पाकिस्तान भीख मांग रहा है। पाकिस्तान इज़ अ पेरिनियल बेगर। वो तो उसका रहता है मामला। वो सवेरे उठते हैं, दांत वाँत मांजते हैं, चाय पीते हैं, निकल जाते हैं कटोरा लेके। दैट इज़ व्हाट दे डू। अच्छा, इसमें ये देखिएगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने अफगानिस्तान में डील साइन कर ली तेल निकालने के लिए। और ये जो चाइनीज़ कंपनी है, ये अफगानिस्तान का आमू दरिया है, यहाँ पे आमू दरिया में इनको मिला है। तो अग्रीमेंट विद चाइना शिंजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी is the first major international extraction deal the Taliban has signed taking control of Afghanistan in 2021. जब अगस्त 15, 2021 को उन्होंने टेक ओवर करा था, उसके बाद पहली बड़ी डील है ये। और इन्होंने ये जो डील साइन करी है, ये साइन करी है इन्होंने अफगान तालिबान के साथ, चाइनीज़ ने, और यहाँ से ये लोग तेल निकालेंगे। और द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड इन काबुल इन द प्रेजेंस ऑफ तालिबान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एंड द चाइनीज एम्बेसडर टू अफगानिस्तान वांग यू, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट। अब देखिए ना, तालिबान क्या कर रहा है। तालिबान एक रेडिकल इस्लामिस्ट देवबंदी पश्तून ऑर्गेनाइजेशन है। और रेडिकल, औरत ने बुरखा नहीं पहना, पत्थर से जान ले लो उसकी। किसी आदमी ने चोरी करी, दोनों हाथ काट दो। चोरी करते अगर भाग भी रहा है वो, तो पहले हाथ काटो फिर पैर काट दो कि भाग क्यों रहा था। ये तो अफगानिस्तान करता है, जीप काट दो, हाथ काट दो, आंख फोड़ दो। वो कह रहा है कि काम धंधे में लगो। अब मैं ये कह रहा हूँ यार, मैं एक बात सोचो, चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। चाइना को देखे देखे अफगानिस्तान में 10 मुल्क और इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चाइना एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर है, हमें बात माननी पड़ेगी। चाइना के चलते लोग और इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। आज की तारीख में कोई कंट्री, कोई देश पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उनको अफगान तालिबान ज़्यादा सूट कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने अगर बोला है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो करेंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं कि हमने इसको बोला था, हमने इसको बोला था, वो तो आज घर से आया ही नहीं, सवेरे उठ ही नहीं पाया, बहुत ठंड हो रही। ये सब नहीं चलता वहाँ पे। तालिबान ने बोल दिया, तालिबान ने बोल दिया। अब आमू दरिया का जो बेसिन है, वहाँ से तेल निकालेंगे। लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ है, बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ है, खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में। तो उसको इंडिया भी वहाँ पे है। इंडिया के तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, भारत के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप लोग सोच रहे होंगे चाइना पहुँच गया, इंडिया नहीं पहुँचा। इंडिया आज से नहीं 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है वहाँ पे। थोड़ा थोड़ा काम इंडिया का, और काफ़ी जगह चल रहा है इंडिया का। ये तो चाइना को इसीलिए तो टर्क्स वहाँ पे आए थे पहले, स्थापित है वहाँ पे अफगानिस्तान में, और भारत कर भी रहा है काम। तो दोस्तों ये है, ऑयल एक्सप्लोरेशन डील इन्होंने साइन कर दी है। किसी भी देश के अभी तालिबान के साथ वो जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। एक स्टेप है नॉर्मलाइजिंग ऑफ रिलेशंस के बीच में। इंडिया जाएगा, चाइना जाएगा, और देश जाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो मामला फिर स्टेबलाइज होगा। अच्छा, ये एक खबर हमारी आई है ताइवान न्यूज़ से कि रिटायर्ड एयरफोर्स कर्नल, ये ताइवान की बात हो रही है, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्नल वाज अरेस्टेड इन काओह्सियुंग on Tuesday and charged with recruiting military officers to spy for Beijing. 3 active duty personnel were also detained according to Ministry of National Defense. A total of 7 people were arrested. अच्छा, चीन जो है, चीन को बड़ी दिक्कत हो रही है भाई ताइवान से, तो ताइवान के अंदर पैसे देके लोगों को खरीद रहा है। A total of 7 people were arrested on Tuesday when the spying was shut down. The investigation was handled jointly by the Ministry of Justice Investigation Bureau along with Taiwan's Air Force and Navy because Liu reportedly recruited officers from both branches, a total of 6 over the past 8 years. 8 साल से ये बंदा एक्टिव है, और retired officer named Liu was reportedly engaged in espionage activities for at least 8 years and was under surveillance by authorities. अच्छा, ताइवानीज को पहले से पता लग गया था कि लियू जो है, इसकी नीयत खराब है, ये लियू बदमाश आदमी है।
तो उसको काफ़ी टाइम से देख रहे थे, प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे, प्रूफ मिला तो झपटे इसके ऊपर। और जो ऑफिसर थे उनको किसी को $1,000 दिया है, किसी को $3,250 दिए हैं। तो ये किसी ने कुछ बोल दिया कि यार ये जो सीनियर अफसर है इसका तबादला यहाँ से वहाँ हो रहा है, अच्छा लो $1,000। उस मुँह जबानी कॉफ़ी शॉप में मिले, उसने लिफाफा दिया, उसने मुँह जबानी उसको इन्फॉर्मेशन बताई, कहानी खत्म। या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो खींच के उसको दे दी, इस टाइप का स्पायरिंग उसने बना रखी थी, तो ये अंदर हो गया। अच्छा, आखिरी जो मैं आज डील करना चाहता हूँ इसके साथ, विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, कि दोस्तों भारत में ना कैंपसेस आ रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव कर दिया। और ये इसका नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है यार? ऐसा है, देखो अक्सर पाकिस्तानी हमसे ये पूछते हैं ना कि नहीं इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया ऐसा है और इसलिए दुनिया सुनती है, और कश्मीर में जुल्म करता है, और ये वही पुराना कहानी जो है पाकिस्तानियों का जो चूरन बेचते हैं। दोस्तों ऐसा है ना कि इंडिया का असली पावर उसके एटॉमिक वेपन्स है नहीं, इंडिया का असली पावर जो उसकी शानदार मिलिट्री वो है नहीं, इंडिया का असली पावर उसका एजुकेशन है। और पाकिस्तान में एजुकेशन का भट्टा बैठ रखा है, और पाकिस्तानी की बात कभी समझने को राज़ी नहीं होंगे दुनिया में। अपना मैं बता रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, वो एक ही इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, वो लूप में चलते रहते हैं बस। उनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग इंडिया क्यों आते हैं, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ी तगड़ी है, तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तगड़ी है तो सो व्हाट? इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर सक्सेस? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट सॉस क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं? व्हाट इज द सीक्रेट सॉस? सॉस ये है कि अब देखो, बात ये है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड को लाओ, येल को लाओ, कैम्ब्रिज को लाओ, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा। 2 साल के अंदर उनके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं 1-2 महीने में हम पूरा मामला रफा दफा करेंगे, उनको ज़मीन देंगे, वो लोग आएंगे। इंडिया के अंदर आपका प्रॉपर ऑक्सफोर्ड का कैंपस होगा। जैसे एक तो ऑक्सफोर्ड में है यूके में, एक यहाँ पे होगा। बाकी जो आपके बॉस्टन में इतने बड़े बड़े अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फेमस, उनके कैंपसेस इंडिया में होंगे, बड़े लहीम शहीन कैंपसेस। और वहाँ पे लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वहाँ से लोग आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे यूके से यहाँ पर पढ़ाने के लिए। ये इंडिया का सुपर पावर है, ये इंडिया का सुपर पावर है, जिसकी वजह से इंडिया विदेशों में चाइना को मात दे रहा है। दिस इज इंडियाज ट्रू पावर। इंडियाज ट्रू पावर इज एजुकेशन, और इस एजुकेशन का जो पावर है, इसके पीछे कौन है? जैसे एवेंजर्स होते हैं ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन और ये सब, सुपरमैन और ये सब, जो भी मुझे नहीं पता, डीसी कॉमिक्स और ये सब, आप सुपर हीरोज़ जिसको बोलते हैं ना हम लोग, सुपर हीरोज़, ये कौन है? ये भारत के जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं ना। मेरा एक दोस्त था, मुझे पता है कि एक्चुअली वो कहानी बड़ी इट्स अ वेरी हैप्पी स्टोरी। शुरू में बड़ी सैड थी, इट्स वेरी हैप्पी स्टोरी। इस लड़के को ना बाहर पढ़ाने के लिए, विदेश में पढ़ाने के लिए, वो जो मेरा दोस्त है वो ही इज़ फ्रॉम हार्वर्ड एंड वो बॉस्टन गया था, इसलिए मेरे मुंह से बॉस्टन निकला। वो बॉस्टन गया था पढ़ने के लिए और काफ़ी उसका खर्चा आया। ही वाज अ ब्राइट किड, कुछ स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उसके माँ बाप गरीब थे, बाकी नहीं कर सकते थे। आज की तारीख में ही इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। और ये बंदा जब हार्वर्ड गया था तो उसके माँ बाप ने अपना घर गिरवी रखा था, लोन लिया था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक बेटा एक बेटी, उसकी जो बहन है छोटी, उसके लिए भी जेवर बेचे, जो करा, मतलब वो डॉक्टर है, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, हमसे छोटी है 5-7 साल। और जो मेरा दोस्त है, ही वेंट टू हार्वर्ड एंड वो भी बहुत सक्सेसफुल है आज की तारीख में। तो ये इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, ठीक है। हमारे जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एटम बम है, दिस इज़ नॉट आवर पावर। जो पेरेंट्स हैं ना हमारे, जो माँ बाप हैं, जो बच्चों के लिए बलिदान देते हैं, सैक्रिफाइस देते हैं, दीज आर द रियल पावर बिहाइंड इंडिया स्टोरी टू इकोनॉमिक सुपरस्टारडम। लोग कहते हैं ना कि ब्राइट स्पॉट तो इंडिया की इकोनॉमी है, दुनिया में इकोनॉमी तबाह हो रही है, लेकिन भारत इज़ द रे ऑफ होप, और भारत से ही होगा। ये क्या स्टोरी है जो लोग इंडिया कर रहे हैं आजकल? ये किसकी स्टोरी है? ये भारत के जो माँ बाप हैं ना, बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं अपना पेट काट के, अगर 2 रोटी खानी है तो एक ही रोटी खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को एक सुपीरियर एजुकेशन देते हैं। ये उन पेरेंट्स की जीत है। दिस इज़ वाई इंडिया इज़ एट द टॉप, बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशन। ये संस्कार की बात होती है, ये संस्कार हैं जिसकी वजह से भारत टॉप पे है।
पाकिस्तान अक्सर कहता है इतने राफेल खरीद लिए, ये S-400 मिसाइल कर ली, ये कर लिया, वो कर, नहीं, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं यार। कल तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम भी खरीद लोगे। इंडिया में कोई इससे खुश नहीं होता इतने राफेल आ गए, S-400 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दिस। भारत में खुशी किस चीज़ की होती है? जब बाप सड़क पे जाता है ना, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, जब वो बोलता है कि जो मेरी बेटी है ना, उसका एडमिशन हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, वो डॉक्टर बनेगी एक दिन। खुशियाँ तब मनाई जाती हैं जब कहते हैं कि हमारा बेटा he's got admission in IIM अहमदाबाद, कि हमारी बेटी IIT दिल्ली पहुँच गई, IIT खड़गपुर पहुँच गई। ये these are our stories of victory. Our stories of victory are not नसर मिसाइल चली गई और हतफ चली गई और गौरी गजनवी, ये सब ये फालतू के लोगों की चीज़। We don't do that. Yes, we have our missiles and we are proud of our defense forces. But our true power is our education, and true power are the parents who support their children. दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं कल एक और वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद, अच्छा, ये जो डिप्लोमेसी वाली बात है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे, अब तक तालिबान जो था, जो इस समय की अफ़गान गवर्नमेंट है, उसको एक आतंकवादी संगठन के अलावा उसको कुछ और नहीं माना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए तो क्या हो रहा है। यहाँ पर वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज धीरे धीरे पैदा कर रहा है विथ चाइना, ऑफ कोर्स एज द फर्स्ट मूवर, पर धीरे धीरे और देश भी जुड़ेंगे इसमें। कब तक आप किसी को एलियनेट करके रखेंगे हमेशा के लिए? और उन्होंने भी अपनी, तालिबान ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली हुई है ना। और इधर देखिए तो पड़ोसी देश में टीटीपी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, जो कि उसी अफ़गान गवर्नमेंट का एक अंग है। तो धीरे धीरे ये स्ट्रेटेजिकली अपनी स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से ये जा रहे हैं, जिस तरह का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया हुआ है इन्होंने, जो हमारा पड़ोसी देश है ना दोस्तों, उसको टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह से, क्योंकि ये उसको खा जाएंगे। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, कट्टर तो है ही खैर, लेकिन ये डिप्लोमेटिक भी हुए जा रहे हैं अब धीरे धीरे। तो इन्हें गेम समझ में आ गया है आज के जियोपॉलिटिक्स का। जबकि हमारा जो पड़ोसी देश है वो अभी तक 47 में अटका हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है, और इसीलिए टीटीपी का पूरे देश पर कब्जा करना या इसके 25 टुकड़े करना ये बहुत आसान है। अब इस देश की अब ज़्यादा उम्र बची नहीं है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।